नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एक अदालत द्वारा यूएपीए के सभी आरोपों से मुक्त किए जाने के बाद असम के विधायक अखिल गोगोई जेल से बाहर आ गए हैं। रिहाई के बाद गोगोई ने कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे सलाखों के पीछे रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बता दें, गोगोई को दिसंबर 2019 से असम में सीएए के विरोध प्रदर्शनों में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। टीएमसी अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर एक के बाद एक हमले कर रही है। जैन हवाला मामले, हरियाणा में अवैध भूमि आवंटन का मुद्दा उठाने के बाद अब टीएमसी ने कोलकाता में हुए फर्जी टीकाकरण के मामले से राज्यपाल को जोड़ने की कोशिश की है। टीएमसी ने 2 फोटो जारी किए हैं, जिनमें एक फोटो में कोरोना के फ्रॉड टीके लगाने वाला देवांजन देव, जो कि गिरफ्तार हो चुका है, वो है और उसका बॉडीगार्ड है। दूसरे फोटो में देवांजन देव का बॉडीगार्ड राज्यपाल के पीछे एक फोटो में दिखाई दे रहा है। फोटो में राज्यपाल धनखड़, उनकी पत्नी और 2 महिलाएं हैं। इसके पीछे यह बॉडीगार्ड खड़ा है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि जब ये तस्वीरें हमारे पास पहुंची तो हम दंग रह गए। उन्होंने कहा कि क्या देवांजन देव इतना प्रभावशाली है कि उसका सुरक्षा गार्ड भी राज्यपाल के साथ फोटो खिंचाता है। टीएमसी ने सुरक्षा गार्ड से राज्यपाल के संबंधों की जांच की मांग की है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर सिखों के धार्मिक झंडा निशान साहिब फहराने के मामले में जुगराज सिंह को गिरफ्तारी से तत्काल राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने अगली सुनवाई तक जुगराज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये शर्त जोड़ दी है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस ने जुगराज सिंह पर आरोप लगाया है कि वे गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के तय रूट से अलग हट गए और उन्होंने उत्तेजित भीड़ की अगुवाई की और लाल किले में दाखिल हो गए। नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को 17.5 करोड़ रुपए भेजे। ये जानकारी ईडी के अधिकारियों ने दी है। ईडी के अनुसार पूर्वी और उनके पति मेनक मेहता को आपराधिक कार्यवाही से छूट देने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से 17 करोड़ से अधिक रुपए भारत सरकार को भेजे हैं। पूर्वी का कहना है ये पैसे नीरव मोदी के ही हैं। उसने ही पूर्वी के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया था। बता दें, जांच के दौरान ईडी ने पाया था कि पूर्वी के दर्जन से अधिक बैंक खाते हैं और कई कंपनियों और ट्रस्ट की मालिक भी हैं। हालांकि उन्होंने ईडी को बताया कि वो सब नीरव मोदी का है। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं, लेकिन अब शिवसेना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अभी कुरुक्षेत्र के मध्य खड़ी है। वो कोरोना, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा का सामना तो कर ही रही है, उस पर एक और ईडी या सीबीआई का सुल्तानी संकट टूट पड़ा है। ऐसा मानकर मुकाबला करना ही उचित है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा है कि ममता बनर्जी ने इस सुल्तान शाही से इसी तरीके से लड़कर जीत हासिल की। महाराष्ट्र को भी वही रास्ता अपनाना जरूरी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास भी पिछले कई दिनों से बढ़ा हुआ है और कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहें, उनके प्रमुख नेताओं की अवस्था आत्मविश्वास के मामले में चारों उंगलियां शुद्ध घी में डूबी हुई जैसी हैं। तीनों पार्टियों की महाविकास अघाड़ी सरकार श्री कृष्ण के रथ की तरह कुरुक्षेत्र में सभी बाण और हमले झेलते हुए विरोधियों से लड़ रही है। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार तो कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़ी है, लेकिन बीजेपी खुद को अभिमन्यु ना बनने दे, बस इतना ही। पंजाब कांग्रेस में चल रही भीतरी कलह के बीच आज सीएम अमरिंदर सिंह ने पार्टी के ही हिंदू नेताओं को लंच पर बुलाया है। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ये सुगबुगाहट है कि पार्टी के हिंदू नेता नाराज चल रहे हैं। लंच मीटिंग के लिए आमंत्रित नेताओं में पार्टी सांसद मनीष तिवारी और 5 कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, ओपी सोनी, सुंदर श्याम अरोड़ा, विजय इंदर सिंगला और भारत भूषण आशु और विधायक राजकुमार वेरका शामिल हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में कंडी क्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य अनीश सिदाना भी शामिल होंगे, जिन्होंने 2 दिन पहले ही इस दलील पर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था कि कांग्रेस राज्य में ओबीसी और हिंदुओं को उचित प्रतिनिधित्व देने में विफल रही है।
जायडस कैडिला ने 3 चरणों के ट्रायल के बाद आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो ये भारत में 5वीं वैक्सीन होगी जिसका इस्तेमाल देश में किया जाएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद ये दूसरी वैक्सीन है जो पूरी तरह देश में ही विकसित की गई है। जायडस कैडिला की यह वैक्सीन 3 खुराकों वाली है और इसे लगाने के लिए सुई की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने कहा है ये दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है और दावा किया गया है कि ये बच्चों के लिए सुरक्षित है। अब यूरोप जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये है कि यूरोपीय संघ के 7 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए आने की मान्यता दे दी है। मौजूदा समय में किसी भी देश की यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट बेहद जरूरी है। ये 7 देश हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने भी इसको मान्यता दे दी है। देश में अब आम आदमी हर ओर से पिस रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और बाकी चीजों के बढ़ते दामों के बीच अब एलपीजी गैस के दाम भी एक बार फिर बढ़ गए हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 834 रुपए 50 पैसे हो गया है, तो चेन्नई में 850 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो चुका है। बता दें पिछले 6 महीनों में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के दाम में 140 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द की शिकायत के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें मुलायम सिंह यादव अक्टूबर 2020 में कोरोना से भी संक्रमित हुए थे, तब भी उनको इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्होंने कोरोना का टीका भी लगवा लिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू चलती रहेगी। इसके पीछे का कारण मुख्य रूप से निचले स्तरों पर पाकिस्तान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बहने वाली शुष्क पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं को बताया गया है। बता दें पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।